या मैम इसे हाँ, एलैबोरेट करके लिखते जाएं बार बार। कौन सा है? मैम मार्शल और जो मिस्टर ईस्टन है, हाँ जी। कंट्रास्टिंग। मैम ये हम इसे एलैबोरेट करके मुझे बस लिखते हैं। मुझे क्वेश्चन बोलो ना बेटा, मेरे पास सामने अभी मैम क्वेश्चंस कंपेयर नहीं। एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ मिस्टर ईस्टन एंड मार्शल। मैम इसमें हम आप आप कौन। इसमें पहले देखो, अगर तुमने वो जो एक मैंने पावर पॉइंट शेयर किया, हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम क्वेश्चंस, उसमें यस मैंने मैम वो ओके। सारे का सारा वो दिया हुआ है कि कैरेक्टर्स के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। हमेशा कैरेक्टर्स की अगर फिजिकल डिस्क्रिप्शन दी हुई है तो पहले फिजिकल डिस्क्रिप्शन आती है। आप पहले सबसे पहले आप लिखते हैं कैरेक्टर का रोल क्या है स्टोरी में। उसके बाद आपका आता है कैरेक्टर की फिजिकल डिस्क्रिप्शन इफ प्रोवाइडेड। ठीक है। ओके मैम। उसके बाद आप उसकी उसकी क्वालिटीज, दो तरीके हैं, ये मैंने क्लास में भी उस दिन बताया था। कैरेक्टर्स के कंपैरिजन के दो तरीके हैं। आप उसके कैरेक्टर्स को या मतलब एक क्वालिटी लेट से मार्शल की उठाएं और एक मिस्टर ईस्टन की उठाएं और उसको कंपेयर करते जाएं साथ साथ। एक और तरीका ओके ये मैम। होता है कि डिस्क्राइब करो मिस्टर ईस्टन का कैरेक्टर, डिस्क्राइब करो मार्शल का कैरेक्टर, और एंड में एक पैराग्राफ में दोनों का कंपैरिजन दे दो। ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कौन ओके से मैम थैंक यू। ठीक है। समझ में और आ कोई गया। क्वेश्चन? और नो कोई मैम बस क्वेश्चन? यही था मैम। फैजिया, आपने कोई बच्चे क्वेश्चन करना है? नो मैम। अच्छा, और समरा, एनी क्वेश्चन बच्चे? नो मैम। श्योर। चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं आज। जी बेटा। अच्छा, स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखो, आप ये जो टू वर्ड्स के राइटर पे आप आएंगे, जो मतलब टू वर्ड्स का जो की जो राइटर है ना खातून, शी इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन। ठीक है। रिमेंबर दैट दिस स्टोरी इज टू वर्ड्स, इज ऑटोबायोग्राफिकल। ऑटोबायोग्राफिकल का क्या मतलब होता है? ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब है व्हेन यू ऐड द एलिमेंट्स फ्रॉम, व्हेन द राइटर adds the elements from his own life into his writing। ठीक है। वो यस मैम। अपनी जिंदगी से उसको रिलेट करता है। ठीक है। नाउ रिमेंबर दैट दिस पर्सन इजाबेल एलेंडे, या इलैंड भी आप इसको पढ़ सकते हैं। इजाबेल एलेंडे, शी वॉज शी वॉज अ क्यूबन। ठीक है। ये चिली से इसका ताल्लुक था। CHILE, चिली इसको पढ़ते हैं, चाइल्ड लिखते हैं, चाइल्ड लिखते हैं, बट पढ़ते चिलियन हैं। ठीक है। सॉरी, चिली पढ़ते हैं। नाउ उस बेचारी के साथ खुद क्या हुआ था, दैट बिकॉज शी बिलोंग्ड टू टू अ फैमिली ऑफ द क्यूबन प्रेसिडेंट। ठीक है। या चिली के प्रेसिडेंट से की फैमिली से इसका ताल्लुक था। और जहाँ पे काफी अरसे तक डिक्टेटरशिप रही है। डिक्टेटरशिप। ठीक है। डिक्टेटरशिप क्या है? यस वेयर मैम। द रूल इज बाय द आर्मी। ठीक है। तो जो इजाबेल एलेंडे है, इस बेचारी ने भी मतलब इधर चिली में बहुत सारे कूज आए थे, मिलिट्री कूज आए थे, मतलब ये कि जहाँ पे आगे मिलिट्री ने अपनी हुकूमत बना ली थी। ठीक है। अच्छा, ओके अब मैम। उस दौरान हुआ ये कि जब उन्होंने अपनी जब आप ऐसी हुकूमत बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके ज़रूरी नहीं कि हर जो इंसान है वो आपको फेवर कर रहा हो। ठीक है। जो ज़बरदस्ती की हुकूमत तो किसी को भी पसंद नहीं आती। तो हुआ ये था कि द पब्लिक, दे रिटेलिएटेड अगेंस्ट हिम, जो भी उस वक्त का प्रेसिडेंट था।
और इसकी जो फैमिली थी ना उस प्रेसिडेंट की, चिलियन फैमिली की, वो सारे की सारी, चाहे वो कजन्स थे, चाहे वो करीब के कजन्स थे, चाहे दूर के डिस्टेंट कजन्स थे, उन बेचारों को अपनी लाइफ लिटरली छुप के गुजारनी पड़ी। ठीक है, दे हैड टू हाइड फ्रॉम द पब्लिक टू अवॉइड बीइंग किल्ड बाय द पीपल। ठीक है, ये जो पब्लिक यानी थी। ठीक है, तो ये जो आपको स्टोरी नजर आती है ना इजाबेल एलेंडे की, इट हैज एन ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट एज वेल, क्योंकि इसने खुद भी जिंदगी ऐसी गुजारी थी, छुपते छुपाते, कभी कहीं पे मतलब कभी कहीं पे वो रिफ्यूज ढूंढ रहे हैं, पॉलिटिकल रिफ्यूज कभी कहीं पे ढूंढ रहे थे। ठीक है, अच्छा, दिस स्टोरी जो क्यों मैम, ये रिलेटिव थी उसकी? रिलेटिव थी ना, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अब बात करी थी तो इसलिए। हाँ जी, ठीक है। मेरे सामने अब वो आ भी नहीं रहा ना कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स अभी, तो मैं खुद, तो जब वो रिलेटिव थी ना, 7 पार्टिसिपेंट थे टोटल मैम अभी। अच्छा, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए। तो जब आप जो ये होते हैं ना, जब पब्लिक रिटेलिएट करती है ना, कीप दिस थिंग इन माइंड, दे गो टू एनी एक्सट्रीम टू अवेंज द डिक्टेटर। किस भी एक्सट्रीम तक वो चले जाते हैं, किसी भी एक्सट्रीम, उसमें कत्ल करना, उसमें स्किन करना, मतलब कई कई डिक्टेटर्स ऐसे हैं जिनकी स्किन उतार दी गई और उनके ऊपर पॉइजन फेंका गया, स्किन लिटरली स्किन जिंदा बंदे की उतारी गई। कई ऐसे हैं जिनको पब्लिकली हैंग किया गया। कई ऐसे हैं जो बेचारे मैम एग्जाइल में चले गए कई सालों तक, बल्कि पूरी जिंदगी भी उन्होंने एग्जाइल में गुजारी, जिनमें से एक एग्जांपल हमारे मुगल एम्पायर के जो लास्ट थे बहादुर शाह यस जफर, मैम। उनकी भी है। वो किंग थे, लेकिन ही वाज कंपेल्ड टू लिव इन रंगून, वो जो मतलब अपनी डेथ तक, ठीक है, एग्जाइल कर दिया गया था। ठीक है, अच्छा, ये एक्चुअली द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज स्यूंटोस डी इवा लूना, यानी ये इस बुक में पब्लिश हुई थी। बुक का नाम है स्यूंटोस डी इवा लूना, ठीक है, विच वाज ट्रांसलेटेड बाय मार्गरेट सेयर्स पीडन। टू टाइटल इसका 2 वर्ड्स ही है। ठीक है, Isabel Allende, she was born in 1942 and she is still alive. और ये जो डेट ऑफ पब्लिकेशन आपको मिलती है, वो मिलती है इसकी जो इरा, वो 1989 का मिलता है, जहाँ पे पोस्ट मॉडर्निज्म थी। ठीक है, इसमें जो आप यस मैम। यहाँ पे डाल सकते हैं मैम और आप इसकी जो ऑटोबायोग्राफी का बता जी, रही थी मैम, उसमें बस ये लिखें कि ये खुद भी इस सब से गुजरी थी और वो अपना see, सारा जो because she was a relative of the dictator president, that's why, and she had to live in exile for quite some time. इसी तरह this person, ये जो इसमें है बेलिसा, जो बेलिसा क्रेपुसुलारियो जो है, उसके स्पेलिंग्स थोड़े मुश्किल से हैं, यस लेकिन ये मैम। अच्छा, अच्छा, नाउ गर्ल्स, वाई वो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी आपने याद करना है, जाहिर है जेन में रखना है। वो ज्यादा तो नहीं आएगा, लेकिन शायद शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके ये आ सकता है। लेकिन जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है वो इसका एरा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म में रिमेंबर दैट यू फाइंड अ दैट many writers are very liberal. Liberal is that they are not following the set traditions of the of literature. ठीक है, वो ट्रेडिशनल पोइट्री को से भी उन्होंने रिवोल्ट किया, ट्रेडिशनल नॉवल से भी रिवोल्ट किया, ट्रेडिशनल ड्रामा से भी रिवोल्ट किया। ठीक है, और कई न्यू और मैम इसका तो जॉनरास इरा भी दैट वही था, पोस्ट मॉडर्निज्म, जिसमें कोई एक स्पेसिफिक जॉनरा फॉलो नहीं किया जा रहा था।
बिल्कुल ये इसी वजह से इसी को हम लिंक कर रहे हैं ना रिदा, कि जो एक ये आपने देखो, ये टर्म, ये जिस पे मैंने कर्सर रखा हुआ है मैजिकल रियलिज्म वाला, ये टर्म आपने क्लेरर की बुक में नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, लेकिन Yes, पोस्ट ma'am. मॉडर्न और उसकी बुक में पोस्ट मॉडर्निज्म को इतना अच्छा एक्सप्लेन भी नहीं किया हुआ, लेकिन इस एरा में बहुत सारी सब genres they emerged during this era, ठीक है। उसका क्या रीजन था? मेनली दैट दे बिलीव्ड इन फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ थॉट, ठीक है, बेसिकली फ्रीडम, फिजिकल फ्रीडम तो है ही है, लेकिन फ्रीडम ऑफ थॉट में वो बिलीव करते थे, बिकॉज ऑफ विच वन ऑफ द सब genres दैट इमर्ज्ड वाज दिस मैजिकल रियलिज्म। ये देखें जिधर मैंने मेरा कर्सर फिर रहा है, ये ठीक है। मैजिकल रियलिज्म, एज द टाइटल सजेस्ट दैट ये नॉमेनक्लेचर जो है यही बता रहा है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैजिक एंड रियलिज्म। रियलिस्टिक भी है, but there are some magical elements in this, ठीक है, समझ आई? Yes, ma'am. ठीक है, अब मैं आपको वो खोल रही हूँ, वो वाली जो आप लोगों के साथ मैंने मैजिकल रियलिज्म वाला शेयर किया था, वो वाला साथ ही खोलने लगी हूँ, ठीक है, ताकि उसमें से भी कोई ऐसी बात ना रह जाए जो आपके मतलब कोई अगर क्वेश्चन उसमें से आए तो आप कंफ्यूज हो जाएं। एक मिनट, मैम आप क्वेश्चंस का कह के हमें डरा देती हैं। क्वेश्चंस का कह के डरा देती हूँ, यस चलो मैम, कोई टेंशन हो बात नहीं। जाती है। अच्छा जी, और मैम आपने कहा था आप अमेरिकन लिटरेचर के भी हमें कोई कुछ बात पॉइंट नहीं, बता देंगी। वो मैंने जान के नहीं दिया, वो मैंने क्योंकि उसमें मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से पेपर में इंक्लूड नहीं मैंने किया। वो क्वेश्चन नहीं, मेरे ख्याल में नहीं किया, इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैंने आपके उसमें डाला नहीं हुआ था, ठीक है। तो मैम मतलब हम उसे हाँ, छोड़ दें। हाँ बेशक, बेशक तसल्ली से छोड़ दें। पेपर मेरी गोद मैम में आप इस पड़ा हुआ, मामले में तो धोखा नहीं देंगी ना। कम ऑन। लेकिन जो उसमें है सारा एनालिसिस चार्ट वाले, वो तो आपने सारे करने हैं, ठीक है। जी मैम वो कर अच्छा, लेंगे। और मैम मुझे आपसे अच्छा कुछ जी, पूछना भी था, लेकिन वो दूसरी स्टोरी से जी, रिलेटेड, तो मैं क्लास के एंड पे पूछ लूं। अच्छा चलो, हाँ जी, वो आप उस वक्त पूछते लें तो बेहतर हो जाएगा, ताकि अच्छा। नाउ मैजिकल रियलिज्म गर्ल्स इज बेसिकली अच्छा, दिस इजाबेल एलेंडे, शी इज फेमस फॉर हर राइटिंग्स रिगार्डिंग मैजिकल रियलिज्म और एम्प्लॉइंग मैजिकल रियलिज्म, ठीक है, ये उसकी प्रोमिनेंट राइटर्स में से एक है, ठीक है। As you can see that this is one of the most unique literary movements of the last century, postmodernism में, क्योंकि ये आता है और ये बड़ी डिफरेंट सी है, ठीक है। मैजिकल रियलिज्म के क्वेश्चन के लिए आप इसी जो है जो डॉक्यूमेंट है, इसको याद कर लें और सेंटेंसेस में, अगर ये क्वेश्चन आए तो सेंटेंसेस में लिख लें, ठीक है, सेंटेंसेस के फॉर्म में। Most commonly it is associated with Latin American authors. Latin American authors कौन से? Latin America basically includes those areas which are present, ये अमेरिका के वो एरियाज हैं जिनमें मेक्सिको आता है। ये तो याद करने वाली बात है। मोस्ट ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, विच व साउथ अमेरिका जो कि हमेशा से एग्रीकल्चर के लिए मशहूर था, और जहाँ पे whenever you find that there's an agricultural country, कोई भी एग्रीकल्चरल कंट्री होती है, वहाँ पे यूजुअली द रूल इज इन द हैंड्स ऑफ द अपर क्लास, ठीक है, जो लैंड का ओनर होता है उसके पास रूल होता है, ठीक है। And in the Caribbean, Cuba, the Dominican Republic, Haiti, and Puerto Rico, Latin America is therefore defined as all those parts of the Americas that were once part of the, इनको क्यों इनमें क्या खास क्वालिटी है इन एरियाज में? They were ruled by 3 different empires. They were ruled by Spain,
they were ruled by Spain, पोर्चुगल और फ्रांस, ठीक है। ये वाले वो इलाके हैं जो कि हमेशा से कॉलोनाइज्ड रहे हैं, ठीक है। तो कॉलोनाइजेशन, आफ्टर कॉलोनाइजेशन व्हाट हैपेंड, ये जो स्पेनिश, पोर्चुगीज और फ्रेंच तो चले गए, बट their own people belonging to the upper class, मतलब जो वो लैटिन अमेरिकन थे जो कि अपर क्लास से जिनका ताल्लुक था, जिनके हाथ में पावर थी, उन्होंने इन लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, ठीक है। मतलब ये कि इनके अपने पहले बाहर वाले लोग एक्सप्लॉइट करते थे, this genre, this literary movement, it emerged in in Latin America, but later it found its way into other literary circles as well, मतलब और जो countries थी जहाँ पे literature लिखा जा रहा था, ठीक है। अच्छा, what is the definition of magical realism? Magical realism is a genre of literature that depicts the real world as having an undercurrent. Undercurrent is secondary movement of magic और fantasy, ठीक है। जैसे कि रियल वर्ल्ड में मतलब रियल वर्ल्ड के तो अपने जो रियल हैपनिंग्स हैं ही हैं, लेकिन उसमें साथ साथ मैजिक या फैंटेसी, इमेजिनेशन भी चल रही है। कैसे? देयर आर सम राइटर्स जो डेड बॉडीज से डेड बॉडीज की स्टोरी सुना रहे होते हैं। अब डेड बॉडी जो है वो तो डेड है, वो कैसे आप वो सुना सकती है अपनी दास्तान, लेकिन वो लिटरेचर को ऐसे मोल्ड करते हैं, अपने नॉवल को ऐसे मोल्ड करते हैं, अपनी शॉर्ट स्टोरीज को ऐसे मोल्ड करते हैं कि आपको उसमें एक सुपर नेचुरल एलिमेंट नजर आ रहा होता है। मैजिकल रियलिज्म इज पार्ट ऑफ द रियलिज्म जॉनरा ऑफ फिक्शन। असल में जो मेन कैटेगरी है वो है नॉवल, उसकी सब कैटेगरी है ये रियलिज्म, और रियलिज्म में एक और कैटेगरी है, सब कैटेगरी है मैजिकल रियलिज्म, ठीक है। अच्छा, रिमेंबर दैट ये जो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, दिस वर्ल्ड इज स्टिल ग्राउंडेड इन द रियल वर्ल्ड, मतलब ये जो मैजिकल रियलिज्म है इसकी सेटिंग आपको रियल वर्ल्ड ही मिलेगी, बट you have an addition of fantastical elements, मतलब fantasy elements, imaginative elements इसमें आ जाते हैं, like fairy tales, magical realism novels and short stories blur the line between fantasy and reality। मतलब ये कि आपको reality fantasy लगना शुरू हो जाती है और वाइसी वर्सा, reality नहीं, फैंटेसी रियलिटी लगना शुरू हो जाती है और रियलिटी फैंटेसी लगना शुरू हो जाती है। इन नॉवेल्स में रिमेंबर हर जो राइटर है ना, मैजिकल रियलिज्म का जो राइटर है, वो अपने मुताबिक इसको लेके चलता है। कोई लेट से, जैसे अगर आप रेप ऑफ द लॉक को ही देख लें, उसमें बाकी सेटिंग तो आपको वो ही मिलती है, लेकिन उसमें जो स्फिंक्स की एडिशन है, या नो सॉरी स्फिंक्स कह रही हूँ, वो जो थे स्पिरिट्स की एक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड इमेजिनेटिव चीज लगती है, ठीक है। लेकिन इन सारे के सारी जो राइटिंग्स है, उनमें कुछ चीजें आपको कॉमन मिलेंगी। उनमें से सबसे पहली क्या है? रियलिस्टिक सेटिंग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ये जो 2 वर्ड्स है, इसमें आपको कहीं पे भी ये है तो लैटिन अमेरिका से इसका ताल्लुक, ठीक है, लेकिन कहीं पे भी आपको ये नहीं लग रहा कि ये जो कंट्री है ये कहीं और एग्जिस्ट करती है, ये कोई इमेजिनरी, कोई हेवंस की स्टोरी है, कोई पैराडाइज की स्टोरी है। रियलिस्टिक सेटिंग होगी, हाउ एवर मैजिकल एलिमेंट्स ऐड हुए होते हैं, ठीक है। कैसे? रियलिस्टिक सेटिंग इसमें आपको पता चल रही है कि लैटिन अमेरिका की स्टोरी है, ठीक है। मैजिकल एलिमेंट्स कैसे? कि वर्ड्स, सिर्फ 2 वर्ड्स के साथ इंसान कैसे किसी को इतना इंप्रेस कर सकता है, ठीक है। अच्छा, देन लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, इसमें आपको चीजें एक्सप्लेन नहीं की जाती, यू हैव टू इन्फर व्हाटएवर इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू,
ठीक है। आपको बहुत सारी जगहों पे लगेगा ये, जैसे अगर आप इस पूरी स्टोरी की सेटिंग पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, तो यू वुड फाइंड कि हमारे पाकिस्तान में भी तो यही हो रहा होता है, जो बोलता है बेचारा उसको पकड़ के ले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, then the fourth quality of this genre is that it is a critique, ठीक है। critique क्या होता है? critical analysis of the exploiters, ठीक है। ये क्यों exploit हो रहे होते हैं? because जब इनके पास रूल और कंट्रीज के पास होता है, जैसे स्पेन, पोर्चुगल, फ्रांस का रूल था ये लैटिन अमेरिका पे, इधर की वेल्थ वो लेके जाते थे, ठीक है, अपनी कंट्रीज में। हाउएवर ये जो रिसोर्सेज उनके पास जाते थे और मेहनत किसकी लगती थी? इधर के लोकल लोगों की, ठीक है। तो ये लोग जो मैजिकल रियलिज्म वाले हैं इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक कैरेक्टरिस्टिक है इसका, यूनिक प्लॉट स्ट्रक्चर होता है। आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि इसमें मतलब आपको एक्सपोजिशन किधर मिल रही है, आपको कॉन्फ्लिक्ट किधर मिल रहा है, आपको क्लाइमेक्स किधर मिल रहा है। क्लाइमेक्स आइडेंटिफाई करना फिर भी थोड़ा है, लेकिन जो है अदरवाइज आपको बाकी एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट को सेपरेट करना, वो जो हम जो डिस्टिंक्शन कर रहे थे कि जी इस पेज के इस पैराग्राफ से लेके इस पेज के इस पैराग्राफ तक ये आपकी एक्सपोजिशन है, इस पेज के इस पैराग्राफ से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होके इस पेज के इस पैराग्राफ तक कॉन्फ्लिक्ट है, तो इस किस्म की आप डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते। उसका एक रीजन ये है कि ये स्टोरी जो है, दिस इज अ ट्रांसलेटेड वर्जन, ठीक है। ये स्टोरी स्पेशली ट्रांसलेटेड है, ठीक है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैजिकल रियलिज्म गर्ल्स? कोई मुश्किल? ये इधर मैं थोड़ा छोटा करती हूँ ताकि अगर ओ सॉरी जी, कोई क्वेश्चन है इन चीजों से रिलेटेड? रियलिस्टिक सेटिंग, मैजिकल एलिमेंट्स, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, क्रिटिक, यूनिक प्लॉट स्ट्रक्चर। गर्ल्स, एनी क्वेश्चन? नो मैम। श्योर? अच्छा जी, ये तो फरिया की आवाज है ये? जी मैम, उससे पहले अच्छा, फरिया की आवाज थी। फरिया तुम किधर से आ गई, किधर गायब हुई थी जी? मैं गाँव थी। गांव में थी? खैरियत है? यस मैम। अच्छा, तुमने कोई हमें बताया ही नहीं, इंफॉर्मेशन कोई दी नहीं, लीव शीव भी? मैम हमने जी, गाँव जाना था वैसे भी, लेकिन अचानक से डेथ हो गई, इसलिए फिर पहले ही चले गए थे गाँव में। किसकी डेथ हो गई? मेरी दादी। अच्छा, चलो, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। चलो जी, चलो अब इधर आते इसके प्लॉट पे, ठीक है। द स्टोरी इट स्टार्ट्स, आप में से कितनों ने ये स्टोरी पढ़ी है? सबने पढ़ी है? कोई रह गया जिसने स्टोरी ना पढ़ी हो? हम आप ये पूछेंगे पढ़ी किसने? पढ़ी किसने? इतनी गलत बात है। चलो, बेसिकली दिस मैम स्टोरी, मैं रात को लिटरेचर ही पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा अभी पढ़ती हूँ, फिर बस आंख लगी और नहीं पढ़ी। आंख लग गई और फिर सुबह ही तो आपके साथ आपके क्लास का अलार्म बज गया, ठीक है। जी ओह, बिल्कुल। आप इधर क्या कर रहे हो जी? मैं पानी पीऊं? अभी पानी ना पिए, फिर आपको वॉमिट हो जाती है, ठीक है। पानी पी लूं तो चलो, अभी मामा बहना को पढ़ा लेना, फिर आती है, ठीक है। थोड़ा सा पानी। नहीं, थोड़ा सा भी ना पिया। आपने दूध पिए तो फिर ना पिए अभी। मैं अब पीता हूँ। अच्छा, जब मामा क्लास से आएगी ना फिर पी लेना, ठीक है। चलो, अभी मामा को पढ़ाने, वो बच्चियां क्या कहेंगी, वो फेल हो जाएंगी। अस्तगफुरुल्लाह।
ओके अच्छा जी, चलो इस पे आ जाते हैं स्टोरी पे. Girls, even from the setting you can know that basically Belissa belonged to Belissa, who is the protagonist, जो खातून है Belissa Crepusculario, ठीक है. She belonged to a poor area, ठीक है. आप देखिए एज सच उसके एरिया का नाम कहीं पे भी नहीं बताया हुआ. नाउ व्हाई हैज द राइटर डन सो, ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, दैट व्हाई इज द राइटर नॉट नेमिंग द सेटिंग. ठीक है, कंट्री किसी का क्यों नहीं बताया गया? बिकॉज इन अ वे थ्रू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेटिंग, मतलब ये वाली सेटिंग, she is telling you, Isabel Allende, she is telling you about the situation of all the third world countries. ठीक है, सारे के सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की सिचुएशन बता रही है. ठीक है, और इफ यू सी दैट किस किस किस्म की वो डिस्क्रिप्शन दे रही है, दैट देयर वाज अ फेमिन. ठीक है, फेमिन आपको पता है जहाँ पे हमारे यहाँ चलो फेमिन तो नहीं आते, लेकिन हमारे यहाँ उसकी जगह क्या होता है, हमारे यहाँ लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं, हमारे यहाँ लोग चीज़ें अपनी छुपा लेते हैं ताकि आर्टिफिशियल फेमिन क्रिएट करते हैं. ठीक है, कि जैसे जब महंगे दामों बिकेगा चीनी का बुहरान आ जाता है. चीनी का बुहरान आ जाता है, बिल्कुल गंदम का बुहरान आ जाता है, कहते हैं जी हमें इंडिया से मंगवानी पड़ेगी. अब आप खुद सोचे कि एक कंट्री जो कि खुद जिसकी ऑलमोस्ट 60% इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही है, हाउ कैन यू से कि इसके अपने पास अपनी चीज़ों को चीज़ों को नहीं, नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए चीज़ें नहीं है. ठीक है, तो ये सारी चीजें तो होती सरप्लस में है, मतलब हम इन बिल्कुल चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें क्यों बिल्कुल इंपोर्ट करनी पड़ती है? बिल्कुल. और इससे क्या पता चलता है, बेसिकली इससे ये पता चलता है दैट इवन इफ द कॉलोनाइजर हैज लेफ्ट, योर कॉलोनाइजेशन हैज नॉट एंडेड. समझ आई? कॉलोनाइजर चला गया, जो वो बुर्जुआजी था वो चला गया, वो जो मार्क्सिस्ट टर्म में, लेकिन प्रोलेटेरिएट फिर भी सप्रेस्ड है. क्यों प्रोलेटेरिएट सप्रेस्ड है? क्योंकि उसके अपने लोग जिनको अथॉरिटी मिलती है, दे कंटिन्यू टू सप्रेस द मासेस. समझ आई ये बात गर्ल्स? एनी कंफ्यूजन? मैम थोड़ा और एक्सप्लेन करें. आपकी कंट्री में, अपने पाकिस्तान की एग्जांपल लो, आपकी कंट्री में क्या अंग्रेज की हुकूमत है? वो मैम पाकिस्तानियों की है. पाकिस्तानियों की है. तो पाकिस्तानियों में क्या, तो आपको सप्रेस कौन कर रहा है? आपके यहाँ महंगाई कौन क्रिएट कर रहा है? कि आपके यहाँ ये जो क्लास सिस्टम है ये किसने बनाया है? हमारी गवर्नमेंट ने, और क्लास सिस्टम तो हम लोगों ने खुद ही बनाया है. हमने खुद बनाया ना. तो Yes, ma'am. क्लास सिस्टम कौन बनाता है? जिसको इससे फायदा हो. यही बात है ना Yes, रिदा? ma'am. Yes, तो ma'am. जो फायदा किसको होगा? रिच लोगों को होगा. वो जो अमीर है वो अमीर तर होता जाएगा, जो गरीब है वो गरीब और तर होता गरीब जाएगा. तर. जी, इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट कैटेगराइजेशन. ठीक है, ये भी तो Yes, सोशल ma'am. कॉन्स्ट्रक्ट, वो जो उसमें हमने टर्म पढ़ा था सोशल कॉन्स्ट्रक्ट का, कि सोशल कॉन्स्ट्रक्टिविज्म जो आपने थेरीज में पढ़ा है, वो यही है ना कि हमारी सोसाइटी ही किसी को रिच क्लास डिक्लेयर कर देती है, किसी को अपर क्लास डिक्लेयर कर देती है और किसी को लोअर क्लास डिक्लेयर कर देती है, और सोसाइटी ही कहती है दैट देयर शुड बी नो मिंगलिंग ऑफ क्लासेस. ठीक है, सेपरेशन होनी चाहिए, वो प्रॉपर हायरार्की. बिल्कुल हायरार्की होनी चाहिए. अच्छा, when the story opens, basically we come to know that we have an introduction of Belissa. ठीक है, that she sells words,
वर्ड्स बेचा करती है, और वर्ड्स किस तरीके से बेचा करती है, ये नहीं करती कि अपने कोई वर्ड्स क्रिएट करती है, ऐसे नहीं। वो वर्ड्स को किसी को लेटर्स लिख के देती है, किसी को एप्लीकेशन लिख के देती है, किसी को मतलब अगर वर्ड्स ऑफ कॉन्सोलेशन लिख के देती है। बिलिसा का ये वर्ड्स इस तरह सेल करती है, ठीक है, ये ऑक्यूपेशन है उसका, ठीक है। अच्छा, then in the second paragraph you come to know that she have survived extreme circumstances in life. और कैसे पता चलता है that she was born in a poor family? ये अगर आप पेज 96 पे देखो, she was belong to a poor family, जहाँ पे इतने वो बच्चों को नेम देना भी भूल जाते, इस वजह से नहीं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स में इतने बिजी होते हैं, उनकी अपनी लाइफ इतनी ज्यादा चैलेंजिंग होती है कि वो दे फॉरगेट दैट गिविंग नेम्स टू अ पर्सन और अ बेबी इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। और शी वॉज दिस ये बिलिसा, इसके शी हैज 4 यंगर ब्रदर्स, ठीक है, उसके बाद 4 छोटे भाई थे, ठीक है। और साथ ही आपको ये भी पता चलता है दैट द एरिया इन विच शी वॉज लिविंग वॉज आइदर, उधर इतनी बारिश होती थी कि सैलाब आ जाते थे, इतनी एक्सट्रीम सर्कमस्टांस, या फिर फेमिन आ जाता था, कहत ही पड़ जाता था कि वहां पे से कई दफा बारिश ही नहीं होती थी, ठीक है। देन वी कम टू नो दैट एट when she reached 12 years of age, she decides to make her own future, ठीक है। इसी पैराग्राफ में पेज 96 के सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, where we come to know that she starts to she decides to go on a journey towards redemption। कहीं से वो अपने लिए क्योंकि कोई स्किल नहीं उसको आती थी 12 साल की उम्र तक, जाहिर है बचपन ही अभी उस बेचारी का चल रहा था, तो वो डिसाइड करती है कि मैं जाके कोई प्रोफेशन सीखती हूँ। और ये सिर्फ अकेली ये नहीं, बहुत सारे लोग इसके साथ जा रहे थे, और बहुत सारे लोग जिनके पास ढेर सामान था, ये बेचारी खाली चली थी, ठीक है। शी ओनली हैड 23 pesos with her। pesos are actually वो जो हमारे में पैसे कह लें, रुपये के अंदर, यानी 1 रुपए के अंदर जैसे 100 पैसाज होते हैं, तो इस बेचारी के पास 23 pesos थे। इसके सारे हर कंपेनियंस हु हैड ड्रीम्स ऑफ अ बेटर लाइफ, वो क्या कर रहे थे कि दे टुक ऑल देयर whatever they had, ठीक है, चाहे जो भी सामान था वो लेके चले, और इस बेचारी के पास सिर्फ अपने यही 23 pesos ही थे, तो वो सामान लेके चले, रास्ते में उन्हें फिर भी फूड नहीं मिला, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने रास्ते में अपना सामान फेंकना शुरू कर दिया। जाहिर है जब आपके अंदर एनर्जी नहीं है उठाने की, तो ऑटोमेटिकली इन अ वे अगेन ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का डायलेमा है कि हम सारे अच्छी लाइफ के लिए कि ड्रीम्स के साथ जाते हैं और कंट्रीज में जहाँ पे हमारे बेहतर फ्यूचर हो सकता है। तो बिलिसा इज ऑल्सो मूविंग ऑन लाइक दिस, लेकिन उसके पास बहुत दौलत नहीं थी, लेकिन जो दौलत थी शी यूज्ड इट पॉजिटिवली, उसने अपनी लाइफ को खुद बनाया, ठीक है। कैसे, आपको पेज 97 पे पता चलता है कि somehow there was a newspaper जो कहीं मतलब उड़ के इसके पास आके पड़ा हो गया, जिसका इसको पता ही नहीं था कि ये क्या चीज है। सो देयर वाज देयर वाज अ मैन जो वहीं पे था जब इसके पास न्यूज़पेपर आया, तो ये उसे पूछती है ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो आगे से कहता है इट्स अ न्यूज़पेपर एंड इट इज टेलिंग यू अबाउट द इट इज गिविंग यू न्यूज़ ऑफ अ गेम, ठीक है।
और वो आगे से साथ ये भी कहता है दे आर वर्ड्स माय चाइल्ड, हियर इट सेज दैट फुलगेंशियो बारबा डिफीटेड नीरो टिज्नाओ इन द थर्ड राउंड। मतलब ये कि किसी गेम का बता रहा है, आइदर ये रेसलिंग है या कोई इसी किस्म की कुश्ती नुमा की चीज है, ठीक है। सो ये जो न्यूज़पेपर है ना, दैट inspires Belissa, and she decides to learn words and to make her a living by by selling these words, ठीक है। अच्छा, देन वो फिर लेटर्स लिखती है, डिक्शनरी लेती है, 20 लेटर्स, 20 पीसोस अपने वो देती है एक प्रीस्ट को, सो दैट ही कैन टीच हर हाउ टू रीड, वर्ड सिखाए। और 3 पीसों से वो बजाय खाने पे लगाने के, वो उन 3 पीसों से एक डिक्शनरी खरीदती है, ठीक है, जिससे वो अपने लेटर्स वो वर्ड्स याद करती है और A to Z सारे की सारी डिक्शनरी याद कर लेती है, ठीक है। नाउ अगेन ये भी आपको मैजिकल रियलिज्म का ही एलिमेंट लगता है कि जी एक खातून कैसे सारी के सारे वर्ड्स याद कर सकती है और इतनी अच्छी वोकैबुलरी। चुप, अच्छा चुप कर जाएं आप। तो ये भी एक मतलब एक इंटरेस्टिंग सुपरनैचुरल सा एलिमेंट लगता है कि वो कैसे मतलब इस चीज को पूरे की पूरी डिक्शनरी याद करना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। अच्छा, उसके बाद भी हैव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ शी अर्न्स, ठीक है। वो क्या करती है कि सबको लेटर्स तो लिख के देती है, लेकिन जो उसके साथ जरा ज्यादा उसको पैसे देता है ना, वो उसको एक एडिशनल गिफ्ट भी देती है। और वो क्या होते हैं, वो 2 सीक्रेट वर्ड्स होते हैं जो वो इंसान कहीं पे भी यूज कर सकता है जब वो मुश्किल में हो। तो ये जो 2 वर्ड्स होते हैं ना, वो इन अ वे डिफिकल्टी में उसका साथ देते हैं। अच्छा, अब ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट आप देख लें, यहाँ पे आना शुरू होता है इस पॉइंट से। ठीक है, पहले तो सेटिंग तो ऑटोबायोग्राफिकल है ही है। अगेन कैसे ये आता है, जैसे इजाबेल इलेंडे को शी हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर सर्वाइवल, for hiding from the enemies. Belissa had to move from one village to another for for her survival. तो वो क्या करती है, उसने ना कहीं पे परमानेंट शॉप नहीं बनाई हुई, एग्जैक्टली इन द सेम वे जैसा कि इजाबेल इलेंडे ने कोई परमानेंट घर नहीं, उसका और उसकी फैमिली का कोई परमानेंट घर नहीं था, ठीक है। सो इसी तरह इसने ना कैनवस, एक मटेरियल होता है जो एक तो कैनवस वो होता है ना जिससे पे आप पेंट करते हैं, उसी मटेरियल के ना टेंट्स टाइप बने होते हैं। तो वो उसके पास एक बड़ी सी शीट होती है, जिधर भी वो जाती है वो बिछाती है और उसके नीचे अपनी दुकान बना लेती है। तो वंस शी वेंट टू अ रिमोट विलेज वेयर शी इज कैप्चर्ड बाय द रेबल्स, जो इसको टाई कर देते हैं रोप्स के साथ, और वो जो उसको ना कहीं घोड़ों पे बिठा के कहीं पे ले जाते हैं, बेचारी अनकॉन्शियसली कहीं पे पहुंच जाती है। नाउ देयर अगेन जिधर वो जाती है उसका भी कोई नेम नहीं है, देयर इज नो नेम फॉर दैट सेटिंग। हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि वो एक अननोन एरिया में ले गई है, उसे ले जाया गया, ठीक है। और लेके किधर जाते हैं कि उसको कर्नल के पास। नाउ गर्ल्स ये देखें, द कर्नल, इसके लिए वर्ड जो नाम दिया हुआ है वो द कर्नल है, ठीक है। अच्छा, कर्नल इज बेसिकली, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है कि कर्नल क्यों इसको नाम दिया गया है। बिकॉज ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं, दे आर यूजुअली कॉलोनाइज्ड। जब हमने ये कहा कि वो अपने ओन लोग उनको कॉलोनाइज करते हैं, तो मिलिट्री भी उनको कॉलोनाइज करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंशनली उसने द कर्नल का टाइटल दिया है, जो आर्मी मतलब आर्मी का वो रिप्रेजेंटेटिव है हु वांट्स टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ दैट एरिया, ठीक है।
पर्पस क्या था उसको पकड़ने का? बिकॉज द कर्नल वांटेड टू बी द प्रेसिडेंट, ही वांटेड टू बी द लीडर, तो उसको अच्छी अच्छी तकरीरें करनी थी जो कि अभी तक वो जुल्म और तशद्दुद कर रहा था लोगों पे, लेकिन अब वो लोगों से स्पीचेस के जरिए इसको करना चाहता था। ही वांटेड टू रूल देम। बेलिसा बेचारी, शी वाज हॉरिफाइड एट हर किडनैपिंग, ठीक है, लेकिन जब उसको वो देखती है ना कर्नल को, शी फील सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हर, ये बिल्कुल वो मेल्ट कर जाती है, ठीक है। वो क्यों मेल्ट कर जाती है? वो कहती है दैट आई फाउंड, वो लेटर वो कह रही है दैट द कर्नल वाज द मोस्ट, ही वाज द लोनलीएस्ट ऑफ पीपल। उसके वो बिल्कुल अकेला लग रहा था, उसकी आंखों से लग रहा था कि वो अकेला, ठीक है। So the colonel says that he is going to run for the president in the next election, and he tells her to prepare a speech for the people जो persuasive भी हो, जो लोगों को persuade भी करे और emotional भी हो। और लोग शायद अक्ल से इतना नहीं सोचते जितना जज्बात से लोगों को वोट कर रहे होते हैं, ठीक है। वो करती है, वो उसको स्पीच भी लिख देती है जो कि बड़ी इम्प्रेसिव होती है, और साथ ही वो इसको बेलिसा उसको 2 वर्ड्स भी कहती है, ठीक है, वो जो उसने सीक्रेट रखे होते हैं। और 2 वर्ड्स क्या हैं, ये हमें बाद में पता चलता है। TMO, TE लिखें, TE, ये मैंने उसमें लिखा होगा एनालिसिस में। MO मीन्स, T मीन्स I, MO मीन्स लव यू, ठीक है। वो उसको सीक्रेटली ना ये वर्ड्स कह देते। उसके बाद अच्छा, ये इनकार नहीं करता वो वर्ड्स लेने से, लेकिन कहते हैं इसके वर्ड से मुझे क्या फायदा होगा, लेकिन वो सुन लेता है, ठीक है। बट ही इज फुली चेंज्ड बाय दोज वर्ड्स, ठीक है। तो इन्हीं से पता चल जाता है कि वर्ड्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, कि वो ना सिर्फ वो चेंज हो गया है द कर्नल, बल्कि उसकी वजह से, इसके वर्ड्स की वजह से, बेलिसा के वर्ड्स की वजह से वो प्रेसिडेंट भी बन जाता है, ठीक है। और लोगों को लगता है दैट द कर्नल इज गोइंग टू टेक देम आउट फ्रॉम ऑल द डिफिकल्टीज, ये जो डिफिकल्ट फेज है इससे निकाल देगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो कर्नल है, यानी ये कर्नल के साथ एक बंदा है एल मुलाटो, जो कि पहले बेलिसा को कैप्चर करके लेके गया था, किडनैप करके ले गया था। वो बड़ा अफेक्ट होता है, वो कहता है ये कर्नल जो है ना, ही इज नॉट हिमसेल्फ एनी मोर, ठीक है। उसको बड़ी फिक्र होती है कि ये उस जज्बात से नहीं कर रहा, बस वर्ड्स तो बोल रहा है जो कि बेलिसा ने उसे सिखा दिए हैं, लेकिन वो उस जज्बात से जैसे पहले वो कर रहा था, प्रेसिडेंट बनना चाह रहा था, वैसे नहीं वो कर रहा। तो वो क्या करता है कि फिर आता है और बेलिसा को लेके अगेन किडनैप करके उसको बुरे तरीके से विप के साथ लेके तो कर्नल के पास चला जाता है, और फिर उसको साथ मतलब कर्नल के आगे खड़ा कर देता है। नाउ दिस इज द कंक्लूजन गर्ल्स, वो जो बिल्कुल लास्ट में है, आई ब्रॉट दिस विच हेयर सो यू कैन गिव हर बैक हर वर्ड्स। वो एल मुलाटो को समझ आ जाती है कि ये चेंज स्पीच की वजह से नहीं आई, ये चेंज आई है वो वर्ड्स जो कि सीक्रेटली बेलिसा ने इसको बताए थे कर्नल को, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अब मैं विच ले आया वो वापस, जिसके वर्ड्स की वजह से तुम्हारे अंदर, तुम सॉफ्ट हो गए हो, तुम सेंसिटिव हो गए हो, ठीक है। और अब उससे अपने ना वर्ड्स वापस, इसके वर्ड्स उसे वापस कर दो। अब वो वर्ड्स, ठीक है, हमें थ्रू आउट द स्टोरी इन वर्ड्स का नहीं पता चलता, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि वो 2 वर्ड्स थे ही TMO, ठीक है, मतलब आई लव यू। तो अगर वो उसके वर्ड्स वापस करता तो ऑटोमेटिकली क्या मतलब होता कि वो भी
बिलिसा के से में इंटरेस्टेड है. So El Mulatto he points the barrel of his rifle at the woman's head, यानी बिलिसा के, और फिर कहता है and then she can give you back your manhood. Your manhood has been you have been deprived of your manliness because of this woman. ठीक है. So the two look at each other, the colonel and Bilissa, they looked at each other, and the people around, they realize that ये ले तो हम आए हैं लेकिन कोई भी फायदा नहीं होने वाला, because the colonel is just going to melt in front of Bilissa. तो वो उसको ये जो जाते हैं, बिलिसा उसकी तरफ जाती है, एंड शी टेक्स द कर्नल्स हैंड्स इन हर ओन. ठीक है, हैंड. ठीक है. तो इस तरह स्टोरी एंड हो जाती है. और जो वर्ड्स जो हैं, 2 वर्ड्स, वो तो चलो वो तो जनरली वो तो स्पेसिफिकली पूरा फ्यूचर चेंज कर देते हैं ये कर्नल का, लेकिन जो वैसे वर्ड्स हैं वो बिलिसा की लाइफ चेंज कर देते हैं. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्लॉट, गर्ल्स? You are not a girl, Izan. I am a girl. मैं प्यारी सी लड़की. You are not a girl, Izan. अच्छा चलो, अब मैंने अब कुछ और करना है. अच्छा जी, गर्ल्स, आई एम मूविंग टू द एनालिसिस पार्ट नाउ. हटो, इज़ान नहीं करो मुझे. इज़ान उधर जाएं प्लीज. नहीं. Acha, girls, the plot type is linear. However, you do not find any proper distinction. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. ये जो ये आपको क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं मिलती कि एक्सपोजिशन किधर है, राइजिंग एक्शन या कॉन्फ्लिक्ट का आपको पता चलता है. हाउएवर इसमें आपको डिवीजन नहीं मिल रही कि ट्रांसलेशन में कि ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे शुरू हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है. और क्लाइमेक्स इज मेरे हिसाब से तो ये जो आखिरी 3 पॉइंट्स है. इज़ान चुप, आप जाएं. ये जो 3 लास्ट एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट है, दीज आर द वंस जो ये जो इसकी कंक्लूजन है. जिस तरह उसमें कौन सी स्टोरी थी गर्ल्स, किसका माइक ऑन हो गया है? अच्छा जी, तो ये जो लास्ट 3 एलिमेंट्स हैं, दे आर एक्चुअली वो वाला पार्ट जहाँ पे ये जो है क्या ये जो जब वो सेकंड टाइम बिलिसा को लेके आते हैं कर्नल के पास, एंड दे वो जो उसका हाथ पकड़ लेती है ये. अच्छा गर्ल्स, मैंने एक थोड़ी सी गड़बड़ आपके क्वेश्चंस में कर दी है. मैंने आपको कंपैरिजन, लॉन्ग क्वेश्चन में कंपैरिजन दिया है बिलिसा और एल मुलाटो का. आपने एल मुलाटो का आप सेपरेट याद कर सकते हैं उसका जो है कैरेक्टर स्केच, लेकिन कंपैरिजन आपने बिलिसा और कर्नल का करना है. ठीक है, वो ये नहीं है कंपैरिजन बिलिसा और एल मुलाटो का नहीं है, बिलिसा और कर्नल का है. सेटिंग इज बेसिकली साउथ अमेरिका. ठीक है, प्रेजेंटली जो कंफर्म्ड नहीं है हमें, लेकिन यू कैन जनरलाइज इट टू द सिचुएशन इन ऑल द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आपको ये मिल सकती है सिचुएशन. जो पावर्टी मिलती है, जो पावर ये जो पावर स्ट्रगल है वो मिलता है. ये सारी सिचुएशन जो हैं वो सारी की सारी आपके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में प्रेजेंट है. कैरेक्टर्स पे अगर आए, मेनली बिलिसा, एल मुलाटो एंड द कर्नल, दीज आर द मेजर कैरेक्टर्स हु हैव बीन नेम्ड. ठीक है, अदरवाइज बाकी कैरेक्टर्स का कोई नाम नहीं है. उसके पेरेंट्स का हमें नहीं पता चलता. क्रेपिसलारियो, हमें ये भी नहीं पता चलता कि क्रेपिसलारियो उसने उसके फादर का नाम है या नहीं. इवन इन द फर्स्ट पैराग्राफ हमें ये बताया गया क्लियरली कि उसने ये नाम अपने आप को खुद दिया, बिलिसा क्रेपिसलारियो, जो कि विच मीन्स कि ये इसका फैमिली नेम नहीं है. ठीक है, कोई ना कोई इसका
मेन सिग्निफिकेंस यही है उसके नाम की, ठीक है। डिफिकल्ट एक नेम है, लेकिन उसने उसको मैजिकल सा नेम बनाया हुआ है इन ऑर्डर टू शो द मैजिक ऑफ वर्ड्स, ठीक है। बेलिसा, शी इज अ राउंड कैरेक्टर। हमें पता, शी इज द प्रोटेगनिस्ट, शी हैज अ राउंड कैरेक्टर। इसकी पुअर रूट्स हैं, पॉवर्टी की आपको एग्जांपल इसके फर्स्ट पेज में ढेर सारी मिल जाएंगी, ठीक है। However, she's strong. Maybe she is physically not strong. देखो आप इसमें कहीं पे भी उसकी physical description नहीं दी हुई, which shows that उसकी characteristics जो internal qualities हैं उसको ज़्यादा importance देना चाहते हैं बजाय इसके कि आप उसके physical description पे जाते। और ये भी हमें पता चलता है कि वो फिजिकल क्वालिटीज इसलिए भी नहीं डिस्क्राइब करते इन ऑर्डर टू मेंटेन द यूनिवर्सैलिटी ऑफ द स्टोरी, कि आप इसको कहीं पे भी इम्प्लीमेंट हो सकते, इसके जो भी आपके मतलब इससे आपके मैसेजेस हैं। इंडिपेंडेंट है, वी फाइंड हर इंडिपेंडेंट नॉट ओनली जो बिफोर हर शी स्टार्ट्स हर ऑक्यूपेशन, हमें इसकी इंडिपेंडेंस का बाद में भी पता चलता है। बिफोर कैसे पता चलता है, वो अपना घर छोड़ के शी मूव्स टूवर्ड्स हर बेटर फ्यूचर और इन सर्च ऑफ अ बेटर फ्यूचर। बाद में भी वो इंडिपेंडेंट है, और वो कैसे इंडिपेंडेंट है जो आपको उसके लाइफस्टाइल से पता चलता है। उसका कैनवस वाला जो एक शैक सी बनाती है और कहीं पे भी बना लेती है। शी शोज एजेंसी, शोइंग एजेंसी मीन्स दैट शी शोज द करेज टू फेस, she shows the courage to excel in life। उसके अंदर ये क्वालिटी है कि वो लाइफ को अपने इम्प्रूव कर सकती है। कहीं ना कहीं वो शी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, खुद ब खुद ही वो अपने डिसीजंस लेती है। And like many she is not like the other women। आपको इसके अंदर मूवमेंट नजर आती है, जैसे रूरल women होती हैं अपने हस्बैंड्स पे डिपेंड कर रही होंगी, अपने मेल पार्टनर्स पे डिपेंड कर रही होंगी, ये नहीं। शी इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, she has a desire to move on in life। आपको हर किस्म की इसकी जो इसके अंदर एक डिजायर है टू बी सक्सेसफुल, वो मिलती है। शी इज द प्रोटेगनिस्ट। एल मलाटो इज अ फ्लैट कैरेक्टर। सिर्फ वो अपने मतलब उसके पास एक विप है, WHIP विप है, जिससे वो सारे अपने काम करवाना जानता है, ठीक है, और उसी से लोग डरते हैं, ठीक है। फोर्सफुल है, अपनी बातों को मनवाना जानता है, और हाउ एवर people do not obey him out of respect। वो उस क्योंकि वो डिमांड करता है ओबीडियंस, तो लोग उसको मानते हैं। he is a cruel person, he can go to any extreme to get his work done, ठीक है। हार्श भी है, बदतमीज भी है, और जिस तरीके से वो बेलिसा से बात करता है वो आपको पेज 97 पे भी मिलता है, फिर आपको आगे 99 पे भी मिलता है उसकी क्रूअल्टी। फिर लेकिन ही इज लॉयल टू द कर्नल, और उसकी बात वो पूरा मानता भी है, उसकी डिजायर्स भी मानता है, और आपको साफ पता चलता है वो हमेशा रफ, उसके कपड़े कोई इतने नीट शीट नहीं होते, वो हर जगह पे रफ से कपड़े, कोई जेंटलमैन आपको नहीं लगता, मैन है लेकिन जेंटल नहीं है। कर्नल को आप देखिए, ही इज अ राउंड कैरेक्टर, ही हैज अ डिजायर टू बी लव्ड। वो और नॉट ओनली लव्ड बाय बेलिसा, ही हैज अ डिजायर टू बी लव्ड बाय द पीपल एज वेल। उसको बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऐसे फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिलिट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वजह से पीपल उसको जो पब्लिक है वो उससे डरती भी है और थोड़ी परेशान भी होती है, ठीक है। However, he is harsh and fearsome। उससे लोग खुद ब खुद ही डरते हैं उसकी अराइवल से। डिटर्मिन्ड है, उसके अंदर डिजायर, उसके अंदर भी डिजायर है कि वो किसी तरीके से अपने आप को यानी अपनी बात मनवा ले। नैरेटिव पर्सपेक्टिव, इसमें आपको ओमनिशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। इसमें यानी जो आपने आगे से इसमें इन्फर करना है वो खुद ही इन्फर करना है,
थीम्स इसकी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले वर्ड्स को अगर आप देखें, नॉलेज इज, आप वर्ड्स को सिंबलाइज कर, नॉलेज को सिंबलाइज करते हैं वर्ड्स से, और वर्ड्स की ताकत को आपको पता चलता है कि वो किस तरीके से इंसान की फेट भी मोल्ड करता है और इंसान का फ्यूचर भी मोल्ड करता है। desire for improvement, every person has a desire for to have a better life. You can see this in the character of Belissa. You can also see this in the character of Colonel. उसके अंदर भी desire for improvement है। both of them want success in life. फिर स्ट्रगल भी मिलती है, और स्ट्रगल आपको बेलिसा के कैरेक्टर से मिल जाती है, और साथ आपको ये भी पता चलता है दैट इफ यू यानी you want to accomplish something in life, you need to be courageous. आपको बेखौफ होना पड़ता है। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिक्स भी पता चलता है कि पॉलिटिक्स आपको किस तरीके से मोल्ड कर देती हैं, आपकी फेट कैसे मोल्ड कर देती हैं। Poverty is a very important theme here. Power of words, knowledge is power, इसको आप लिंक भी कर सकते हैं। Gender is an important theme. Gender is how women can आप चुप करके बैठ जाए। हाउ विमेन कैन, देखो हमें ये तो पता है ठीक है, औरत चाहे मजलूम बने लेकिन मर्दों को वो अपने मुताबिक मोल्ड कर लेती है। रोल ऑफ जेंडर्स ये इम्पॉर्टेंट है। लोनलीनेस इटसेल्फ इज एन इम्पॉर्टेंट थीम हेयर। बेलिसा वाज लोनली बट स्ट्रॉन्ग, हाउ एवर द कर्नल इज, इधर आए आप, द कर्नल इज लोनली एंड वीक। ठीक है, लोनलीनेस एक इम्पॉर्टेंट थीम है। सिंबल्स पे आए, 2 वर्ड्स जो टीएमओ, चुप, टीएमओ इज as we have already discussed, I love you, अच्छा चुप चुप। Belissa's name is it shows her misery. उसके पास जब नाम नहीं था, उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे। अब जब नाम मिला तो उसको रिसोर्सेज भी मिल गए। वर्ड्स आर मीन्स ऑफ इनकम फॉर बेलिसा एंड दे हैव अ मैजिकल पावर। विप, it is basically in the hand of El Mulatto. उसकी जो whip है, that shows his authority, control, brutality। और मतलब जो काम देखो, इसका बेलिसा का तो काम था वर्ड्स बेचना, लेकिन वो फिर भी जबरदस्ती, अगर ये सिर्फ पैसे दे देते तो शायद बेलिसा वैसे भी बेच देती। हाउ एवर यहाँ पे ये हर काम क्योंकि ब्रुटैलिटी से करवाते हैं, इस वजह से यहाँ पे भी यही वो बेलिसा के साथ भी यही करते हैं। डेजर्ट इज वो जो जहाँ पे से बेलिसा का ताल्लुक था, इट शोज एम्प्टीनेस, इट शोज नॉट ओनली ये फिजिकल एम्प्टीनेस, इट शोज पावर्टी। वहाँ पे ना कोई फूड था, वहाँ पे बैरननेस थी, ये सारा। न्यूज़पेपर जो आता है इसके पास उड़ के, दैट शोज हर इंस्पिरेशन, शोज हर वो जैसे वो एक कोई लाइफ में कोई ट्विस्ट सा आ जाता है तो उसकी भी इंस्पिरेशन उन्हीं लेटर्स को देख के आती है। ठीक है, अच्छा, प्रेमिस और इसको आप एक्सप्लेन इसी तरीके से कर सकते हैं जो जिस तरह वो बाकी पब्लिक को जनरली कर रही थी इन्फ्लुएंस, और स्पेसिफिकली उसने द कर्नल के साथ जो किया। अच्छा, नाउ गर्ल्स, लिटरेरी डिवाइसेस इसमें मैंने लिखे तो हैं, लेकिन इसमें ये बात ज़हन में रखें कि ये ट्रांसलेशन है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये सारे के सारे लिटरेरी डिवाइसेस इसमें कवर हो रहे हों। डिक्शन आपको सिंपल लगती है, इजियर टू अंडरस्टैंड है, लैंग्वेज ईजी है, आप इसको समझ सकते हैं। टोन इसमें ऑनेस्ट और ब्लंट है, आपको क्लियरली ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का बता रही है। इजाबेल एलेंडे आपको इसमें कोई बात ढकी छुपी वो नहीं रख रही। मेटाफोर्स, इसमें आपको 2-3 मेटाफोर्स मिलते हैं। नंबर 1 है आइज ऑफ अ फेरोशियस पूमा, ये पर्सोनिफिकेशन में भी आ सकता है। यहाँ पे आपको पूमा इज बेसिकली फीलाइन एनिमल, फीलाइन होते हैं जिनका ताल्लुक कैट फैमिली से होता है। वो आपको इनमें लैक ऑफ ह्यूमैनिटी मिलती है,
इसमें आपको कहीं पे कोई मतलब क्रूअल्टी, जो शिकार करते हैं, पूमा बेसिकली रात में शिकार करता है, तो ये भी आपको लैक ऑफ ह्यूमैनिटी मिलती है। फिर स्मेल्ट लाइक अ माउंटेन कैट, उसके माउंटेन कैट जो हु लाइक्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसका जिप्सी लाइफस्टाइल, बिलिसा का जिप्सी लाइफस्टाइल। इमेजरी आपको डेजर्ट की मिलती है, जहाँ पे ड्राइनेस भी नहीं है, होप भी नहीं है, स्टेरिलिटी है, बैरननेस है, कोई लाइफ नहीं है। ठीक है, ये आपका एनालिसिस काफी हद तक तो ये कवर हो गया है, लेकिन एग्जाम के बाद भी मैं आपको इसका अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा लेसन इसका कर दूंगी क्लास में। ठीक है, एनी क्वेश्चन गर्ल्स? एनी क्वेश्चन? सब सो गए हैं? तो मैम जाग रहे हैं। अच्छा जी, बताएं। कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा रिदा, तुमने कुछ पूछना था बेटा? जी मैम, वो मैंने कास्ट ऑफ अमांटियाडो से पूछना था, जो आपने एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि इम्पोर्टेंस ऑफ अमांटियाडो, वो लॉन्ग में था, तो हम एक सिंबल की कितनी इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं कि वो पूरा लॉन्ग कवर कर सके? वो अमांटियाडो का देखो, हर कैरेक्टर के लिए डिफरेंट सिग्निफिकेंस है, और ये हम क्लास में कर चुके हैं। उसके लिए यस जो मैम, लेकिन वो हम हर कैरेक्टर के अकॉर्डिंग 3 to 4 हाँ, लाइंस में तो चलें एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उसमें कैरेक्टर्स हैं कितने टोटल? 2 या 3? मतलब मेजर 2 है और एक माइनर है, हाँ 3 जी, कैरेक्टर्स। माइनर है ना। आप पहले ओमांटियाडो की वैसे सिग्निफिकेंस लिखेंगे। ओमांटियाडो की ये बता, इसको स्टार्ट करोगे, ओमांटियाडो होता क्या है? ठीक है, ठीक है। ठीक है। सबसे पहले ओमांटियाडो इज अ टाइप ऑफ शेरी, और ये जो वाइन है और व्हाटएवर, इज अ रेड वाइन। हाँ जी, इट्स अ रेड वाइन और सारा। उसके बाद इट हैज उसी पैराग्राफ को 5-6 लाइंस में आप ये लिख के, विच इज अ रेयर वाइन। ठीक है, एंड और फिर हम उसी की बात को, जो फॉर्चुनाटो की बात थी कि मैनी पीपल कंफ्यूज शेरी फॉर ओमांटियाडो। ठीक है, वो उसका डायलॉग था ना उसमें, वो वाला। तो पुलुकेसी के लिए जो बोलता है कि दैट ही जी कांट इवन बिल्कुल, डिफरेंशिएट बिटवीन शेरी एंड बिल्कुल, अमांटियाडो। बिल्कुल। आज उसमें फिर आप लिखोगे उस पैराग्राफ के एंड में, दैट फॉर एवरी कैरेक्टर ओमांटियाडो हैज अ डिफरेंट सिग्निफिकेंस। ठीक है, अच्छा। अब सबसे पहले आप मॉन्टेसोर का लिखना शुरू करेंगे। मॉन्टेसोर के लिए मॉन्टेसोर के लिए जो है ओमांटियाडो, इट इज लाइक अ बेट यूज्ड फॉर हंटिंग फॉर्चुनाटो। ठीक है, फॉर्चुनाटो को वो, जैसे आपने मछली के लिए आप एक छोटी मछली, बड़ी मछली को पकड़ने के लिए छोटी मछली डालते हैं, इसी तरीके से ये बेट का रोल प्ले करता है मॉन्टेसोर के लिए। उसमें फिर आप एग्जाम्पल देंगे कि किस किस तरीके से आपको पता चलता है कि वो अमांटियाडो को वो यूज करता है, प्लॉट से एग्जाम्पल दोगे। फिर आप ल्यूकीसी का एग्जाम्पल, देखो दूध आया, ल्यूकीसी के एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, कि ल्यूकीसी का तो छोटा सा ही आएगा। सबसे ज्यादा ओमांटियाडो जो इम्पोर्टेंट है ना, वो है फॉर्चुनाटो के लिए। ठीक है, वो किस किस लेकिन मैम तरीके से, उसके लिए इंपॉर्टेंस उसकी सिर्फ इतनी सी है कि वो प्लेजर के लिए और एंजॉयमेंट के लिए चाहता है बस। बिल्कुल लेकिन वो नहीं, प्लेजर और एंजॉयमेंट उसे उसकी डेथ तक ले जाती है। उसको, हाँ जी, तो यही बात है, इसको आपने एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है इतनी मैम। और सी इसका बात जो है। थर्ड वाला क्वेश्चन था कि डेथ सीम्स टू परवेड द स्टोरी, मैम उसका हाँ जी, बता दें थोड़ा सा। डेथ, आपको सारे सिंबल्स, एहसान नहीं टूटेगी, आप उधर सामने बैठ जाए। डेथ जो है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन है पूरी स्टोरी में। ठीक है, उसकी आपके जितने भी सिंबल्स मिल रहे हैं ना, वो अल्टीमेटली डेथ के साथ कनेक्ट कर। अभी अभी मैंने जब तुम नहीं आई हुई थी ना, तो मैंने ये नूर को भी बताया था कि ये सारे के सारे, ये सिद्रा ने बहुत अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था क्विज में, तो सिद्रा से थोड़ा बहुत तुम गाइडेंस ले सकती हो। सिद्रा है ना क्लास में? मुझे नाम तो ऐसे लगता है नजर। यस मैम। हाँ जी, तो
सिद्रा इनको थोड़ा सा बताना कौन कौन से सिंबल्स वो वाले यूज हुए थे डेथ के लिए। ओके इज़ान मैम। अच्छा जी ठीक है। चलो रिदा फिर इसके लिए तुम सिद्रा की हेल्प लो। अच्छा जी और ठीक कोई है मैम। क्वेश्चन? इज़ान मैंने जी और कोई क्वेश्चन मैम गर्ल? वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। वो कह रही है आप ही कह रही है कि ये मुझे हमें डराने की कोशिश कर रहा है। ये वो डेथ सीम्स टू परवेट द होल क्लास। द होल क्लास। वो मुझसे इकट्ठी होके चला गया। चलो अच्छी बात है थोड़ी देर के लिए मुझे भी सुकून आएगा। इज़ान अक्ल करो इस अच्छा जी गर्ल्स एनी अदर क्वेश्चन? इज़ान एनी अदर क्वेश्चन गर्ल्स? नो मैम। अच्छा चलो हुआ तो पूछ लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। चलो हटो ना ऐसा। ओके गर्ल्स कैमरा सी यू देन नेक्स्ट ट्यूसडे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। कैमरा इंशाल्लाह मैम, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट। मुनीबा बाबर को थैंक यू मैम। मुनीबा बाबर कौन है मैं बताती हूँ सबके सामने पिटाई की ना तो थैंक यू मैम।